हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? मज़े में, बिल्कुल मज़े में रहना है और बस पढ़ाई करते रहना अपन को, तभी अपन जो है सक्सेसफुली नीट जो है क्रैक कर पाएंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर्स हैं यार। आइए शुरुआत करते हैं एक और नए इंपॉर्टेंट और मस्त और जो है व्यस्त चैप्टर की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनिमल टिश्यू की बात करें अपन तो उसके बारे में डिस्कस करना है अपन को इसके अंदर, चाहे वो कनेक्टिव हो, चाहे मस्कुलर हो, चाहे न्यूरल हो, चाहे वो बेटा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम में क्यों ना हो। आइए देखते हैं जो टॉपिक्स कवर करने हैं इसके अंदर अपन को। एक तो बेटा एनिमल टिश्यूज और मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जो कि आपके सिलेबस में वही डिस्कस अपन को करना है। सबसे पहले एनिमल टिश्यूज की बारी है। आइए देखते हैं क्या होता है टिश्यू। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैविंग ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड ओरिजिन। टिश्यू एक ग्रुप होता है सेल्स का जिनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उनका ओरिजिन भी बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक ही होता है। एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। बारी बारी से सबकी जो है खेस खबर लेनी है अपन को। आ जाओ, एपिथेलियल टिश्यू को समझते हैं, जिसको एपिथेलियम भी कहा जाता है। इट हैज ए फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू का एक फ्री सरफेस होता है ऊपर का, जो तो या तो बॉडी फ्लूइड का मतलब ये है टिश्यू फ्लूइड को, या तो टिश्यू फ्लूइड को वहां पे फेस कर रहा होता है या आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होता है। ये कवरिंग बनाता है पूरी बॉडी की और बॉडी पार्ट्स की बेटा। कवरिंग बनाता है पूरी बॉडी की और बॉडी पार्ट्स की, तो कुछ तो इमेज बन रही होगी कि कहाँ कहाँ पे होगा ये लाला। सेल्स आर कनेक्टेड कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो बेटा झोल है या मैट्रिक्स है वो बहुत कम होगा इसके अंदर लाला। बात करें अपन किसकी, एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, कंपाउंड मतलब मल्टी लेयर्ड। ठीक है, एक मल्टी स्टोरी और एक सिंपल सा घर है बेटा। सिंपल की घर की बात करते हैं, सिंपल एपिथेलियम की बात करते हैं, मल्टी स्टोरी की बाद में करेंगे। कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ए सेल। सिंपल एपिथेलियम एक सिंगल लेयर की कंपोज्ड होती है, एक सिंपल सी लेयर है, परत बिछा रखी है सिंपल सी। इट लाइंस बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। बॉडी कैविटीज का मतलब चाहे एब्डोमिनल कैविटी हो जहां पे पेट, आंत, लिवर और पता नहीं क्या क्या, या फिर बात करें कि ट्यूब्स और डक्ट्स। ट्यूब और डक्ट्स का मतलब ये डक्ट है बेटा, वो कूलर वाली डक्ट की बात नहीं हो रही, हवा जाती है वहां से। सर वो भी होती है हमारे अंदर, हाँ बिल्कुल होती है, सही कह रहा है। रेस्पिरेटरी डक्ट, ये ईसोफेगस, ये सब डक्ट्स ही तो हैं। इंटेस्टाइन भी एक डक्ट ही तो है बेटा। और बात करेंगे ट्यूब्स, वो भी ट्यूब्स भी तो हैं। अरे यार सिस्टिक डक्ट, पेनक्रिएटिक डक्ट, अरे फलाना डक्ट, ढिमकाना डक्ट, और उसके अलावा ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब। अरे क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बिल्कुल, वहां भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। अब सिंपल एपिथेलियम को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर। इनको भी पढ़ लेते हैं बारी बारी से, क्या जो है इसमें झोल है। स्क्वेमस एपिथेलियम का जो अपन जिक्र करते हैं बेटा, तो इसकी एक थिन लेयर होती है जो कि फ्लैटेंड सेल्स की बनी होती है। चपटे सेल्स होते हैं और थिन लेयर बना रहे होते हैं स्क्वेमस से। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पूरा नाम क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ, अब ये ध्यान रखना है, मेजर क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, हर किसी टिश्यू को अपन पढ़ने वाले हैं आगे, और वो टिश्यू को याद रखना है कि वो मिलता कहाँ है। ये मेन क्वेश्चंस तो यहां से बनते हैं बेटा इस चैप्टर के। फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स। जो वॉल्स होती है ब्लड वेसल्स की, अरे भैया ये जो खून बह रहा है यहाँ पे, उन खून जिसमें बह रहा है ना, उन नलचियों के अंदर देखने को मिलती है, उनकी वॉल्स के अंदर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और बेटा एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जो अपने एयर सैक्स ऑफ लंग्स होते हैं, एयर सैक्स का मतलब यहाँ पे अपने नहीं, इसकी बात हो रही है, किसकी? एव्स की बात हो रही है, उनके एयर सैक्स में देखने को मिलते हैं। अपने तो बेटा लंग्स होते हैं ना। हाँ, फंक्शंस, अब अपने भी एल्विलाई, वो भी एयर सैक का काम कर रही है, तो अपने एल्विलाई में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलेगा। फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है? डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। डिफ्यूजन बाउंड्री का मतलब एक गैस यहां से, एक लिक्विड यहां से यहां, एक गैस यहां से यहां, तो वहां पे जहां पे डिफ्यूजन हो रहा होगा बेटा, वहां पे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ही देखने को मिलेगी। अब इसका भी रीजन है, क्यों सर? क्योंकि बेटा चपटी है, ज्यादा नाच नखरे नहीं करेगी, आ जाओ चल जाओ, बस आसानी से जो है डिफ्यूजन और वहां पे लेना देना हो जाएगा सब्सटेंसेस का, इसीलिए स्क्वेमस एपिथेलियम देखने को मिलती है। बात करें क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल सेल्स में क्यूबॉइड देखने को मिलती हैं, सेल्स क्यूबॉइड रूप में देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलती है? डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। जो ग्लैंड्स है ना अपनी, चाहे वो सलाइवरी ग्लैंड हो, चाहे इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, चाहे वो लिवर हो, तो उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी बेटा? उन तरह इनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगी, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद करते जाना चीजों को, लात जो है हाथों हाथ बेटा, हाँ निमट जाओगे, नहीं तो अपन को कोर्स निमटाना है, ना कि खुद निमटना है। और बात करें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी डीसीटी, अरे याद आया, बिल्कुल सर, पीसीटी डीसीटी के अंदर देखने को मिलेगी अपन को सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन, सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, नाम से पता लग रहा है सर ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिल रही है।
ग्लैंड्स के अंदर देखने को मिल रही तो पक्का सर सीक्रेशन तो करेगी करेगी और बेटा एब्जॉर्प्शन भी करेगी करेगी, ठीक है। इसीलिए क्यूबॉइडल है कि स्पेस मिल जाता है तभी सीक्रेशन भी हो जाता है, माल भी भर सकता है क्यूबॉइडल में और माल बेटा खाली भी हो सकता है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ऑफ नेफ्रॉन हैज माइक्रोविलाई। अब बात करें अपन इसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है। कहाँ पे, पीसीटी में याद आया कुछ एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस पढ़ाया था मैंने, तब बताया था कि माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होती है वहां पे बेटा रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए, याद आ गया सर। अब बात करें कोलमेनर एपिथेलियम की। कोलमेनर एपिथेलियम में बेटा देखने में दिखते हैं लंबे लंबे, अरे क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल कॉलम पिलर्स के जैसे दिखाई दे रहे हैं बेटा, हाँ सर बिल्कुल। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, इनका न्यूक्लियस बेस पे लोकेटेड है, बिल्कुल सर। इनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। सर माइक्रोविलाई हो सकती है तो सर इनका, अब मैं बताऊं सर याद आ गया सर, कहाँ पे देखने को मिलेंगी ये, अरे इंटेस्टाइन, अरे वाह, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी और स्टोमक में देखने को मिलेगी ये, बिल्कुल सर। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने बताया माइक्रोविलाई तो सबसे ज्यादा बॉडी में बेटा इंटेस्टाइन में ही देखने को मिलती है ना, बिल्कुल सर। फंक्शन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, नाम से पता लग रहा है स्टोमक और इंटेस्टाइन में मिल रही है। तो देख रहे हो आप, जैसा स्ट्रक्चर वैसा काम, जैसा काम वैसा ही वहां पर जहां पे मिलेगी वहीं पे वो काम परफॉर्म करेगी। बहुत इजी है ना, याद रखना यार, क्या फालतू अपन घबराते रहते हैं। आ जाओ कुछ मॉडिफिकेशन भी देख लेते हैं, नाज रख रहे भी देख लेते हैं बेटा कोलमेनर एपिथेलियम के। ये शांति से नहीं बैठती, अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करती रहती है बेटा, नए जमाने की है ना। सीलेटेड एपिथेलियम, अगर उन कोलमेनर सेल्स में सीलिया लगे हुए हैं बेटा तो वो सीलेटेड कोलमेनर सीलेटेड, सिंपल कोलमेनर सीलेटेड एपिथेलियम हो जाएगी, ठीक है। सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, ये देखो सीलिया दिखाई दे रहे हैं प्रेजेंट। अब सर सीलिया हैं, सीलिया सर मूवमेंट कराते हैं तो सर ये वहां देखने को मिलेंगे जहां पे कुछ अंदर ही अंदर घुमाना होगा चीजों को, बिल्कुल सही पकड़े हैं। प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियल एंड फैलोपियन ट्यूब, जो हॉलो नलियां होती है, खाली नलियां होती है। अरे ब्रोंकियल ट्यूब, सांस आना और जाना खाली है, यहाँ पे कोई माल नहीं भरा हुआ बेटा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगी ब्रोंक्यूल। सर वहां पे ब्रोंक्यूल्स का क्या काम बेटा, म्यूकस जब सीक्रेट होता है ना, कफ कफ कफ, तो उस कफ को यहाँ से निकाल के यहाँ तक कौन लेके आता है, ये सीलिया ही लेके आते हैं, पुश करते हैं ऊपर की तरफ कि भैया नीचे नहीं जाना ऊपर जाना है, बैक्टीरिया एंट्रैप हो चुके हैं और बाहर निकालना है तो भैया खड़ 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 करके बाहर आ जाता है, तो सीलिया पुश करता है उसको बाहर की तरफ। और फेलोपियन ट्यूब में बेटा एग, याद है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा मैं, और बेसिकली वहां पे एग को आगे मूव कराना होता है तो वो भी कौन कराती है, ये सीलेटेड एपिथेलियम ही कराती है। फंक्शन टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। समझ में आया? सब बिल्कुल समझ में आया। अब सेकंड मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ग्लैंड्स, कोलमनर जो है ग्लैंड्स का भी काम कर जाएंगी, तो सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर सीक्रेशन, ये सिर्फ सीक्रेशन का काम करते हैं। दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर जो है ग्लैंड्स हैं तो फिर कंसिस्ट होगी आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। ये देखो यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में आइसोलेटेड, एक में एक ही सेल है यहाँ पे। गॉबलेट सेल्स उसका एग्जांपल है एलिमेंट्री कैनाल की। और जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड रहती है बेटा, क्लस्टर ऑफ सेल्स यहाँ पे रहते हैं जो कि सेलाइवरी ग्लैंड्स। क्लस है, अब याद रखेंगे सेलाइवरी ग्लैंड्स मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हैं और गॉबलेट सेल्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं। फिर बेटा बात कर रहे हैं कि सीक्रेशन कहाँ प्योर किया जाता है, प्योर का मतलब कहाँ पे डाला जाता है, कचरा कहाँ पे डाला जाता है, उस बेस पे वरना बात करें वहाँ पे दो तरह की ग्लैंड्स होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपना सीक्रेशन ट्यूब्स के अंदर, डक्ट्स के अंदर जो है बात करें डालती है। और बेटा म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ग्लैंड, ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये किसी डक्ट्स के बिना अपने सामानों को नहीं पहुंचाती, इनको है ना बेटा एक ट्रक की रिक्वायरमेंट होती है, उस ट्रक के थ्रू ही जाएगी वो जो सीक्रेशन है, वरना ऐसे खुले में नहीं छोड़ेगी कि जो आए मर्जी उठा के ले जाए। पर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती हैं, डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ये ब्लड के अंदर अपने हार्मोन्स वगैरह सब ब्लड के अंदर डाल देती है कि भाई साहब ब्लड आप पहुंचा दें इनको, ये सब चले जाएंगे अपने हिसाब से, आप तो बस इनको है ना अपने अंदर संभालो, ये सब पहुंच जाएंगे जहाँ इनकी जरूरत होगी। एग्जाम्पल भी शो हो रखा है यहाँ पे, देखे ये देखो लैक्राइमर ग्लैंड का एग्जाम्पल शो हो रखा है, ये डक्ट्स है पूरी यहाँ पे, और यहाँ पे तो बेटा कोई डक्ट नहीं, यहाँ पे सब ऐसे ही खाली। अब सिंपल एपिथेलियम खत्म, कंपाउंड एपिथेलियम आ गई अब यहाँ पे, कंपोज्ड ऑफ मल्टी लेयर्ड सेल्स।
इसमें मल्टी लेयर बेटा मल्टी स्टोरी हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें पहले सिंगल लेयर थी, अब सिंगल लेयर नहीं रही सिंपल की तरह, अब इसमें मल्टी लेयर हो चुकी है। लिमिटेड रोल होता है सीक्रेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर, कोई ज़्यादा महज रोल नहीं होता। ये ड्राई सरफेस होती है ना स्किन की, उसको अभी अपनी सरफेस जो ड्राई है ना स्किन की, उसको सरफेस को कौन कवर कर रही है, कंपाउंड कवर कर रही है। बगल कैविटी का जो मॉइस्ट है, चीक की बात करें अपन, चीक का जो पोर्शन अंदर का उसको कवर कर रही है। फेरिंग्स की जो लाइनिंग है उसको कवर कर रही है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स की जो इनर लाइनिंग है उसको कवर कर रही है। पैनक्रियाटिक डक्ट की इनर लाइनिंग को कौन कवर रही है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फंक्शन है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। कोई पीएच बढ़ना, ऊपर नीचे एसिडिक वेसिडिक हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करती है, कंपाउंड एपिथेलियम। एनिमल टिश्यू जो है उसके अंदर कुछ स्पेशल जंक्शन अपन को मिलाए दिखाई देते हैं बेटा, जो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर सामानों को आदान प्रदान करने का काम करते हैं। अरे भैया यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एक घर से दूसरे घर के बीच में एक खिड़की है और उस खिड़की को अपन सेल जंक्शन कहते हैं लाला। उस खिड़की से ही अपन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, एक सेल से दूसरी सेल पहुंचा सकते हैं। अब सेल जंक्शन भी तरह तरह के होते हैं। अगर अपन बात करें सेल जंक्शन की तो बेटा तरह तरह के सेल जंक्शन होते हैं वहाँ पे। जंक्शन की अपन बात करें तो तरह तरह के होते हैं वहाँ पे। कोई प्लाज्मोडेस्माटा भी एक तरह का सेल जंक्शन है, टाइट जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जंक्शन वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। टाइट जंक्शन में बिल्कुल सेल्स टाइट होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। और बात करें अपन गैप जंक्शन के अंदर गैप होता है। और बात करें अपन प्लाज्मोडेस्माटा की तो उसमें एक पाथवे प्रोवाइड होता है। अब सिंपल एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू खत्म हो चुका है, कनेक्टिव टिश्यू के अपन आ चुके हैं। नाम से पता लग रहा है कनेक्टिव टिश्यू, दो टिश्यूज को कनेक्ट करता हुआ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है। इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स को या टिश्यूज को सपोर्ट करेगा, लिंक करेगा, जोड़ेगा, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू इसका नाम है। मोस्ट अबंडेंट इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। अपने अंदर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स मतलब एव्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स ही तो हैं। इनके अंदर आपको कनेक्टिव टिश्यू बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलेगा। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड के अलावा हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं, ठीक है। द सेल्स फाइब्रोब्लास्ट वो सीक्रेट करती कोलेजन और एलास्टिन, ठीक है। इनको फाइब्रस प्रोटीन बोलते हैं, कोलेजन फाइबर और एलास्टिन फाइबर, विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू को जो इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बात करें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं वो कोलेजन फाइबर या एलास्टिन फाइबर प्रोवाइड करती हैं। उनको सीक्रेट करने वाली सेल्स का नाम है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये सिर्फ बात करें अपन हर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, ब्लड को छोड़ के, ब्लड के अंदर नहीं होती है। The cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix। कुछ modified polysaccharides का भी सीक्रेशन करती है यही सेल्स जो कि मैट्रिक्स का काम करती हैं। अरे यार यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल है, तो उस सेल के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है, उसको भरने का काम करता है मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स को भी कौन सीक्रेट करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल। आइए देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एरियोलर और एडिपोज। डेंस को दो में, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। स्पेशलाइज्ड को तीन में, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। बारी बारी से आइए समझते हैं क्या गेम चल रहा है इनका। लूज कनेक्टिव टिश्यू की जो अपन बात करते हैं जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल, मैक्रोफेज सेल, मास्ट सेल। फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाने का काम करेगी, कोलेजन और एलास्टिन। मैक्रोफेजेस जो है खाने का काम करेगी बेटा, ठीक है। और मास्ट सेल्स भी बेटा क्या करेगी, मास्ट सेल बेटा यहाँ पे बात करें कि इन्फ्लामेशन करने का काम करेगी। आइए देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं उन्होंने जो मैट्रिक्स वहाँ पे सीक्रेट किया है वो बेटा लूजली अरेंज्ड है वहाँ पे। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ग्राउंड सब्सटेंस का मतलब होता है मैट्रिक्स, तो वहाँ पे मैट्रिक्स लूजली अरेंज्ड है, ज़्यादा टफ नहीं है, तो वहाँ पे सेल्स थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है। एरियोलर टिश्यू, सबसे पहला जो लूज कनेक्टिव टिश्यू आता है वो एरियोलर टिश्यू आता है। ये प्रेजेंट बिनीथ द स्किन, अपन को स्किन के जस्ट नीचे देखने को मिलता है, इसके लिए स्किन जो है थोड़ी फ्लेक्सिबल भी होती है, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, थोड़ी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इट सर्व्स एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। एपिथेलियम के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है, थोड़ा सपोर्टिंग का काम करता है। यहाँ पे एरियोलर टिश्यू ऐसा देखने को मिलता है। ये मैक्रोफेजेस है बेटा, स्किन के नीचे देखने को मिल रही है। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, फाइबर्स बना रही है, कोलेजन फाइबर्स बना रही है। कौन से फाइबर्स बना रही है, कोलेजन। और बात करें यहाँ पे मास्ट सेल्स भी देखने को मिल रही है। तो कोई बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया तो बेटा वहाँ पे जैसे पिंपल आते हैं तो पिंपल किसकी वजह से आते हैं, वहाँ पे मास्ट सेल्स की वजह से आते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को खा के और बेटा मास्ट सेल्स इन्फ्लामेशन कर दी तो फूल जाता है, फिर वो जो है बाहर म्यूकस बाहर निकलता है तो पिंपल जो है फूट जाता है तो बैक्टीरिया बाहर आ जाता है।
एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू भी बीनीथ द स्किन ही प्रेजेंट होता है। और बेटा एडिपोसाइट्स जो सेल्स इसके अंदर होती हैं वो एडिपोसाइट्स होती है, वो फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। एडिपोज टिश्यू ज़्यादातर आपको बेटा स्किन के अंदर कहाँ पे, स्टोमक के आसपास काफ़ी देखने को मिलेगा, इसलिए खाते हैं कम, फिर भी जब मोटे हो जाते हैं तो पतले होने में बेटा ये एडिपोसाइट जो है ना ये काफ़ी फैट स्टोर कर लेती हैं स्टोमक के आसपास, इसीलिए बेटा वहाँ पे मोटापा जो है एडिपोसाइट्स की वजह से आता है। ठीक है, और इन एडिपोसाइट्स का फैट ही आपको जलाना पड़ता है जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब जब आपका जो है बेसिकली एक्स्ट्रा फैट वहाँ पे कट होता है। आप देख सकते हो एडिपोज टिश्यू को फैट स्टोरेज बहुत सारा हो रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली मोटापे का कारण एडिपोज टिश्यू, आप मोटापे का कारण एडिपोज टिश्यू थोड़ी है, क्योंकि जब सर्दी आती है तो बेटा गर्मी भी तो वही फैट देता है वहाँ पे। फिर आता है बेटा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हम यहाँ पे बेसिकली जो पहला डिस्कस किया था अपन ने लूज कर लिया था कनेक्टिव टिश्यू का पहला फर्स्ट टाइप जो है, दूसरा टाइप जो है डेंस, डेंस में भी दो है, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। पर उससे पहले डिस्कस करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो फाइबर या फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं बेटा, तो यहाँ का जो मैट्रिक्स है वो भी कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेगा। ठीक है, दो तरह का होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा उसके अंदर फाइबर्स को आप देख सकते हैं, कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, और वो रोज में प्रेजेंट होते हैं, रोज के बीच बीच में ये कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है, ये कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, पतले पतले धागे आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बंडल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे फाइबर्स के, उनके पूरा यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट है। टेंडन्स और लिगामेंट्स, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करते हैं बेटा बोन टू मसल। याद रखेंगे, टेंडन कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन और लिगामेंट कनेक्ट करते हैं, सॉरी लिगामेंट, टेंडन कनेक्ट करते हैं बेटा वहाँ पे मसल टू बोन और लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन वहाँ पे बेटा, सॉरी टेंडन बोन टू बोन और लिगामेंट्स मसल टू बोन। आया समझ? जो टेंडन है स्केलेटल मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, जो टेंडन्स हैं वो मसल को, स्केलेटल मसल को, चलने फिरने वाली हाथों की मसल्स को, स्केलेटल मसल्स को बोन के साथ वहाँ पे अटैच करते हैं बेटा। ठीक है, मसल्स का जो टिश्यू है वो भी अपन आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। और लिगामेंट जो है वो बोन से बोन को अटैच करते हैं, घुटने की बोन से बोन, कौन अटैच कर रहा है? लिगामेंट अटैच कर रहा है। ठीक है, तो ये टूटने नहीं देते। अब जैसे कहते हैं ना कि लिगामेंट टूट गया तो बोन फ्री हो जाती है, किसी की हड्डी टूट गई तो हड्डी नहीं टूटी, उसका लिगामेंट टूट गया बेटा, इसलिए बोन फ्री हो जाती है, फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाती। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। और डेंस रेगुलर जो बेसिकली ये देख सकते हैं आप, टेंडन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बोन्स को स्केलेटल मसल से अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे बाइसेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मसल्स ही होती, और लिगामेंट्स भी यहाँ पे हैं, देखो आप। ठीक है, यहाँ पे लिगामेंट्स प्रेजेंट है बेटा, तो कनेक्ट कर रहे हैं वो किसको? एक बोन को दूसरी बोन से। फिर आता है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इरेगुलर पैटर्न होता है फाइब्रोब्लास्ट का। अब कहीं भी जो है धागे देखने को मिल रहे हैं, इरेगुलर पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे, वही कोलेजन फाइबर देखने को मिलता है, स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज चीज़ नहीं होती। अब आता है थर्ड तरह का कनेक्टिव टिश्यू जिसका नाम है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बेटा। उसमें सबसे पहले देखते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज का जब जिक्र करते हैं बेटा तो इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो दिखाई दे रहा है वो सॉलिड होता है, बिल्कुल सख्त लौंडा होता है बेटा, सख्त लड़का होता है। और बात करें प्लाएबल होता है और रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। अब सख्त है तो बेटा ऐसे पिघलेगा नहीं बिल्कुल भी, यहाँ पे रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को, दबाव को बेटा वहाँ पे रोकता है, आसानी से दबेगा नहीं। कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं बेटा अपन। ठीक है, और जो कॉन्ड्रोसाइट्स होती है वो एनक्लोज्ड होती है स्मॉल कैविटीज के अंदर। कॉन्ड्रोसाइट्स आपको दिखाई दे रही है बेटा, कार्टिलेज सेल्स, ये कार्टिलेज सेल्स है सफेद कलर की, ये स्मॉल कैविटीज है जहाँ पे वहाँ पे एनक्लोज्ड है बेटा। ठीक है, और मैट्रिक्स के अंदर एनक्लोज्ड है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर दबी हुई है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट्स एंड एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन एडल्ट्स। ये तो बचपन की बात है। अब बात करें जब जवानी आती है तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो है ना बोन से रिप्लेस हो जाती है। आगे जाके इन कार्टिलेज का ओसिफिकेशन हो जाता है। ओसिफिकेशन का मतलब बोन का फॉर्मेशन, इन्हीं कार्टिलेज का बेटा ओसिफिकेशन हो जाता है तो बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बेटा। यही कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ध्यान रखेंगे। टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज में देख सकते हैं हल्का कंप्रेशन है, ज्यादा नहीं होगा, रेजिस्ट करेगा कंप्रेशन को। आउटर ईयर, आउटर ईयर में बस ज्यादा नहीं। ठीक है, जॉइंट्स बिटवीन बोन्स ऑफ द वर्टिबल कॉलम, अपन थोड़ा सा ही झुक सकते हैं, ज्यादा पीछे नहीं झुक सकते। ठीक है, योगा करने वाले क्या करते हैं, वो बेटा इस कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तब जाके वो करते हैं। प्रैक्टिस से अपन फ्लेक्सिबल बना सकते हैं पर ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं बना सकते।
फिर आती है बोन्स बेटा। बोन्स के अंदर जो मैट्रिक्स सब्सटेंस होता है वो बिल्कुल नॉन प्लायबल होता है, वो तो बिल्कुल भी दबेगा ही नहीं। अब तो ये तो फिर भी दब रही थी कार्टिलेज, वो तो बिल्कुल फिक्स है, सख्त है बिल्कुल, वो तो पिघलेगा, बिल्कुल पिघलने का नाम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर कैल्शियम सॉल्ट्स हैं और कोलेजन फाइबर्स हैं जो कि उसको स्ट्रेंथ देते हैं। अपनी हड्डियां कितनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती हैं अपन को समझाने की जरूरत नहीं है बेटा। द बोन सेल्स, जिसको अपन ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, वो स्पेसीज प्रेजेंट होते हैं जिन, जैसे कि ये काली जो बोन सेल्स हैं ऑस्टियोसाइट्स हैं, स्पेसीज है, जिनको अपन लैक्यूने कहते हैं, वहां पे प्रेजेंट होती है बेटा वहां पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो बोन्स है वो काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करती हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, स्केलेटल सिस्टम पूरा बोन्स का बना हुआ है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ब्रेन जो पूरा सॉफ्ट टिश्यू है इसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? स्कल, जो कि बना हुआ है पूरा स्कल बोन्स से। लिम्ब बोन्स जो है, लेग बोन्स, ये काफी ज्यादा वेट को बियर कर लेती हैं। 170 किलो का आदमी को भी ऊपर के जो वजन है पूरा पेट का, उसको ये लेग्स उठा के रख लेते हैं। तो कितना ऊपर का पूरी बॉडी का वजन इन लेग्स पे आ रहा है, जिसको ये वेट बियर कर लेते हैं बेटा। और लोकोमोशन और मूवमेंट के अंदर तो काम कर ही पा रहे हैं अपन इसी स्केलेटल टिश्यू की वजह से। ब्लड की बात करते हैं थर्ड नंबर पे बेटा। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होती हैं। सर्कुलेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का ब्लड के थ्रू। इसी तरह से बेटा एक कनेक्टिव टिश्यू का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है, हर टिश्यू के बीच में जा जाके अपनी चीज़ों को सप्लाई करने का काम करता है। अब आता है बेटा वहां पे जो है बेसिकली बात करें अपन मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। अपन ने एपिथेलियल टिश्यू कवर किया, उसमें सिंपल कवर किया अपन ने, और कंपाउंड कवर किया एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। फिर उसके बाद अपन सेकंड नंबर पे आया कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिसके अपन ने कार्टिलेज, बोन, ठीक है, और अपन ने वहां पे बात करें वहां पे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इन सबको डिस्कवर किया। अब बात कर रहे हैं अपन थर्ड नंबर में मस्कुलर टिश्यू की, जो कि मसल्स बनाता है। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं। और बात करें वहां पे मसल फाइबर्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो शॉर्ट हो जाएंगी, बाइसेप्स रिलैक्स करेंगी तो लंबी हो जाएंगी। मसल्स टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। आइए देखते हैं, 3 तरह की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स, जिनको अपन स्ट्राइटेड और वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। फिर होती है सेकंड नंबर की स्मूथ, जिनको नॉन स्ट्राइटेड और विसरल मसल भी कहते हैं। थर्ड पे होती है कार्डियक मसल। आइए देखते हैं बारी बारी से। जब बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की तो उनको स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है, क्योंकि बेटा इनके अंदर आपको धारियां देखने को मिल रही है, स्ट्राइशेशंस देखने को मिल रहे हैं बेटा, ठीक है। ये स्ट्रिप्ड मसल्स भी क्यों कही जाती है? स्ट्रिप्स देखने को मिल रही है। वॉलेंट्री मसल क्यों कही जाती है? क्योंकि अपनी विल पे काम करती हैं ये। हम चाहें तो चलेंगी बेटा, हम चाहें तो चलेंगी, हम नहीं चाहें तो नहीं चलेंगी, घर पे बैठी रहेंगी, आलसी बनी रहेंगी। दे आर अटैच टू स्केलेटल बोन्स। ये सिर्फ स्केलेटल बोन से अटैच होती हैं। लिम्स की बोन्स जो होती हैं उनसे अटैच होती हैं। स्कल की जो बोन है, सिर्फ जहां जहां पे स्कल है, वर्टिबल कॉलम हुआ, स्कल हुआ, हाथ की हड्डियां हुई बेटा, ठीक है, और पैर की हड्डियां हुई, तो इनके आसपास जो मसल्स अटैच है वो पूरी कौन सी हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। एग्जाम्पल है बाइसेप्स। स्ट्राइसेशंस प्रेजेंट हैं, मसल फाइबर्स के बंडल्स बने हुए हैं पैरेलल फैशन में, और यहाँ पे एक टफ कनेक्टिव टिश्यू की जो है वहां पे बेसिकली शीथ होती है इसके आसपास। तो अपन ने पढ़ा भी है कि मस्कुलर टिश्यू के आसपास एक शीथ होती है, जिसको अपन नाम क्या देते हैं बेटा? कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वहां पे होता है। टेंडनस और लिगामेंट्स भी होते हैं। बात करें अपन वहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये बाइसेप्स हैं, ये बाहर की मसल्स हैं, ये अंदर की मसल्स हैं। ब्रेकियल एक्सटेंसर्स हैं, बाइसेप्स ब्रेकाई है और सुपिनेटर है। तो अलग अलग तरह की मसल्स हैं। यहाँ पे अलग मसल है, यहाँ पे अलग मसल है, इसके नीचे अलग मसल है, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, न जाने क्या क्या। अब बात करते हैं स्मूथ की। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड है, कोई धारियां देखने को नहीं मिल रही, और विसरल ऑर्गन्स के आसपास देखने को मिलेंगी अपन को बेटा। ये तो स्केलेटल के आसपास थी, ये विसरल के आसपास है। इनवॉलेंट्री होती हैं, अपनी इच्छा से काम नहीं करेंगी, खुद की इच्छा से काम करेंगी बेटा, ठीक है। नो स्ट्राइसेस, कोई स्ट्राइसेस नहीं है। सेल जंक्शन देखने को मिलते हैं बेटा इनके बीच में, और कनेक्टिव टिश्यू की शीथ देखने को मिलती है। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल है, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो, स्टोमक हो, या इंटेस्टाइन हो, एलिमेंट्री कैनाल हो, बकल कैविटी हो, सबके अंदर आपको विसरल ऑर्गन्स के अंदर ये देखने को मिलेगी बेटा। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी पलकें झपकाना अपनी इच्छा से नहीं होता, नॉन वो होता है इनवॉलेंट्री। कई बार कचरा है तो इनवॉलेंट्री हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, वहां पे देखने को मिलती है। फिर आती है कार्डियक मसल बेटा, धक धक
धक धक करने लगा, ये वही है कार्डियक मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हार्ट के अंदर देखने को मिलती है, अपनी इच्छा से नहीं चलती, मतलब खुद की इच्छा से चलती हैं, इनको धड़कना, थोड़ी धड़क धड़केगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो धक धक करने लगा और इसके जो सेल्स हैं बेटा वो फ्यूज होके बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क, ब्लैक कलर की डिस्क आपको बीच बीच में देखने को मिल रही है, वो सब डिस्क जो है बेटा जंक्शन का काम करती है, ठीक है। और ये मसल जो है बेटा जिंदगी भर काम करती रहती है, तो इनके अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया भी अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। बात करते हैं न्यूरल टिश्यू की, लास्ट टिश्यू है न्यूरल टिश्यू, और न्यूरल टिश्यू बेटा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम आता है। न्यूरॉन्स इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि एक्साइटेबल प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरल टिश्यू का, एक्साइटेबल सेल्स होती हैं इसकी और न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करती है। वहाँ पे न्यूरोग्लियल सेल्स जो है बेटा बेसिकली बात करें वहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एक शीट बना के रखती हैं इसके आसपास बेटा। सेल है, अपन ने वैसे तो नर्वस टिश्यू डिस्कस किया है पूरा, तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है इस चीज़ को। न्यूरॉन जब स्टिमुलेट होता है तो एक तरह से इंपल्स प्रोवाइड करता है एक्सॉन से, साइटोन से एक्सॉन की तरफ बेटा वहाँ पे, और बेसिकली बात करें इसी तरह से जो है पूरी बॉडी के अंदर नर्वस टिश्यू अपन को फैला हुआ देखने को मिलता है। अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं बेटा, और इसी तरह से पूरी सेल की एक्टिविटीज वहाँ पे बेटर कोऑर्डिनेटेड वे में चलती है। ईच ऑर्गन इज मेड अप ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू। हार्ट कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। सारे टिश्यूज होते हैं हार्ट के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू होता है क्योंकि वहाँ पे बेसिकली सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड का वहाँ पे बेसिकली ट्रांसपोर्ट होना है। और बात करें कनेक्टिव टिश्यू होता है, वहाँ पे ब्लड तो होता ही होता है। और बात करें मस्कुलर होती मसल्स, कार्डियक मसल्स की बात करी, और न्यूरल रेगुलेशन तो होता ही होता है, तो न्यूरल टिश्यू। तो एक ऑर्गन जो है बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना होता है, मजाक नहीं चल रहा है। पूरा ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन्स और कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि ब्लड ने बोल दिया कि मैं तो नहीं कर रहा भैया काम, तुम बैठे रहो शांति से, मेरे को नहीं करनी हेल्प आपकी, ऐसे थोड़ी काम चलता है बेटा। हर एक टिश्यू दूसरे कोऑर्डिनेटेड टिश्यू के साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है, इसलिए पूरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और पूरी बॉडी वहां पे काम कर पा रही है। तो ये बात करिए अपन एनिमल टिश्यू की, बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।